हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम देखते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसका डियर फ्रेंड्स एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। जिसने भी नहीं देखा फ्रेंड्स तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज इसका लास्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का विदेशी व्यापार क्या कहलाता है, विदेशी निवेश का उदारीकरण क्या कहलाता है, उसके बारे में जानते हैं। आगे पढ़े लेते हैं, फिर समझाने की कोशिश करते हैं। वरना विदेशी व्यापार तो आप जानते ही होंगे, विदेश में पैसा व्यापार करना और विदेश में लागत लगाना ही विदेशी निवेश कहलाता है। और उदारीकरण मतलब अवरोधकों को हटा देना। जैसे कोई हमारे यहाँ विदेशी व्यापार करने आ रहा है डियर फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं उनको टैक्स लगा देती है भारत सरकार, वरना यहाँ के उत्पादक को हानि होगी जो यहाँ के उद्योग धंधा चला रहे हैं, है ना। क्योंकि वो सस्ती बेचेंगे तो इनका तो कोई खरीदेगा नहीं, और इनकी लागत ज़्यादा लगी है, पता नहीं वो कौन सी प्रौद्योगिकी से बना के लाए हैं डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए डियर फ्रेंड्स टैक्स लगा दिया जाता है। तो टैक्स लगा दिया जाता है तो यहाँ पे जनता को नुकसान होता है ना। वरना डियर फ्रेंड्स इनको जनता को क्या मिलता, सस्ती चीज़ें मिलती। तो उदारीकरण होना मतलब उनको हटा देना, उन टैक्सों का ही विदेशी निवेश का उदारीकरण कहलाता। देखिए फ्रेंड्स, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम भारत में चीनी खिलौने को आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। जो हमने देखा था चीन से बहुत ज़्यादा खिलौने, चीन के खिलौने बहुत ज़्यादा भारत में बिक रहे थे। तो डियर फ्रेंड्स क्योंकि वहाँ के सस्ते थे इसलिए बिक रहे थे। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स जब टैक्स लग गया तो चीज़ें तो महंगी होंगी, अब वहाँ की चीज़ें महंगी होंगी, है ना। तो इसका अर्थ है जो खिलौने का आयात करना चाहते थे डियर फ्रेंड्स, उन पर कर देना होगा, और कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी। अब डियर फ्रेंड्स अब वो चीज़ें क्या हो गई, महंगी, तो अब उन पर प्रतिबंध लग गया। क्योंकि भारत के उत्पादक तो बेच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ की चीज़ें फ्रॉड रहती हैं, देखने में अच्छी, और भले चलें या ना चलें वो सस्ती बेच देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ की चीज़ें कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो अब वो महंगी हो गई। तो डियर फ्रेंड्स सस्ते नहीं रह जाएंगे, और चीन से उनका स्वतः आयात क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो महंगी मिल रही हैं। और भारत के खिलौने के निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे, भारत की चीज़ें ज़्यादा बिकने लगेंगी। तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक अच्छा उदाहरण है। तो डियर फ्रेंड जो चीज़ें आ रही हैं उन पर कर लगाना ही क्या कहलाता है, व्यापार अवरोधक कहलाता है, कि व्यापार को रोकना कहलाता है, कि इस प्रकार हम व्यापार को वहाँ से रोक सकते हैं। इसलिए कहा गया है, हाँ, इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि वह कुछ प्रतिबंध लगा देता है। और सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने के लिए देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। तो डियर फ्रेंड्स यह प्रतिबंध या अवरोधक कब करती है प्रयोग सरकार, जब देखती है डियर फ्रेंड्स कि बाजार में हमें इन देश की चीज़ें या फिर हमें इस चीज़ की आयात नहीं करना है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पर कर लगा देती है ना। कि हमारे उत्पादक को बढ़ाना है अपने देश में, अब हमारे जिस देश के इस उत्पादकों को बढ़ाना है डियर फ्रेंड्स तो कर लगा देगी। कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा ज़रूरी है तो उन पर कर नहीं लगाएगी, कम लगाएगी। तो डियर फ्रेंड्स इससे क्या हो जाएगा, ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि भारत में उद्योग कैसे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, इस ज़रूरत पर इस निर्णय लेने के लिए ये व्यापार अवरोधक जरूरी है या होता है। देखिए फ्रेंड्स, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। हमने देखा कि जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली उस टाइम पे भारत सरकार क्यों विदेशी पर प्रतिबंध लगा के रखा था कि विदेश की चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी, ना ही यहाँ की चीज़ें विदेशी हम नहीं बेचेंगे, ना खरीदेंगे, निवेश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया था उस टाइम पे। और 1950 और 60 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों में बढ़ने नहीं देती, इसलिए डियर फ्रेंड्स उन्होंने भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। डियर फ्रेंड्स जब 1950-47 में हमारा भारत जैसे आज़ाद हुआ उस टाइम हमारी अच्छी स्थिति नहीं थी हमारे यहाँ के उद्योगों की। तो डियर फ्रेंड्स वो दूसरे देश से प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाते, वहाँ की चीज़ें डियर फ्रेंड्स वहाँ पे मशीनें अच्छी हैं, वहाँ की प्रौद्योगिकी अच्छी है, दूसरे देश स्वतंत्र रहे हैं, उद्योगों का विकास हुआ है, तो वो लोग तो जल्दी बना लेते हैं, उनको लागत कम लगती है
है ना, मशीनों के कारण। और यहाँ पे श्रम ज़्यादा लगता है तो इसके कारण यहाँ पे चीज़ें महंगी बेचेंगे वो लोग, यहाँ के लोग। तो डियर फ्रेंड्स वो तो इनको बढ़ने ही नहीं देते, उनसे प्रतिस्पर्धा कैसे कर पाते। माना कि डियर फ्रेंड्स यहाँ के खिलौने हैं, महंगे बिक रहे हैं और अच्छे भी नहीं हैं, और वहाँ के अच्छे हैं और सस्ते बिक रहे हैं, तो वहाँ के खिलौनों को ज़्यादा खरीदा जाता। तो यहाँ के बनाए खिलौने के जो मालिक हैं डियर फ्रेंड्स वो कैसे बढ़ पाते, यहाँ के उद्योग कैसे बढ़ पाते। ये लोग तो उद्योग ही बंद कर देते ना, छोटे मोटे लोग। तो इनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगा दिया था 1950 और 1960 के 1947 से स्वतंत्रता जब प्राप्त हुई भारत सरकार को, तब से। इसलिए भारत ने केवल डियर फ्रेंड्स दूसरे देश से वही चीज़ें, अनिवार्य चीज़ें को ही आयात करती थी, बाकी चीज़ें आयात नहीं करती थी। प्रतिबंध लगा रखा था। जैसे कौन कौन सी चीज़ें आयात कर ज़्यादा ज़रूरी थी। मशीनरी, जिससे हम अपने देश का विकास कर सकें। उर्वरक, जिससे हम डियर फ्रेंड्स कृषि को अच्छे से बना सकें, जो यहाँ पे नहीं बनती, ज़रूरी है विकास के लिए। पेट्रोलियम के आयात ही अनुमति दी जाती थी। इतनी ही चीज़ें आप खरीद सकते हैं दूसरे देश से, बाकी नहीं। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया। तो डियर फ्रेंड्स सभी देश जो विकसित हो रहे थे धीरे धीरे, तो उन्होंने सभी ने यही तरीका अपनाया कि हम आगे अपने घरेलू उत्पादकों को बढ़ाएंगे। और घरेलू उत्पादकों को बढ़ाना है तो डियर फ्रेंड्स विदेशी से हम अभी व्यापार नहीं करेंगे, वरना डियर फ्रेंड्स वहाँ की चीज़ें लोग ज़्यादा खरीदेंगे, यहाँ की नहीं, है ना। तो इससे उत्पादक तो ख़त्म ही हो जाती यदि प्रतिस्पर्धा उस टाइम की जाती। लेकिन डियर फ्रेंड्स भारत ने करीब 1991 से प्रारंभ से नीतियों को कुछ दूरगामी परिवर्तन किए हैं। अब प्रतिबंध धीरे धीरे हट रहा है। कब? 1991 से वैश्वीकरण से भारत जुड़ रहा है ना। तो व्यापार में परिवर्तन किए भारत सरकार ने। सरकार ने यह निश्चित किया डियर फ्रेंड्स 1991 में कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का टाइम आ गया है। देखा कि भारत के उत्पादक भी बढ़ गए हैं, अच्छे उद्योग धंधे हैं। तो डियर फ्रेंड्स सरकार ने सोचा कि अब हमारा भारत भी प्रतिस्पर्धा करने के लायक हो गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे कि उस देश के उत्पादकों की अच्छी क्वालिटी थी, अच्छे सामान था डियर फ्रेंड्स, तो हमें भी करना है। और इससे क्या होगा, हमें भी अच्छे क्वालिटी वाला सामान बनाना है। अब तो हम संभल गए हैं हमारे यहाँ के उत्पादक। तो डियर फ्रेंड्स प्रतिस्पर्धा से क्वालिटी आती है, इसलिए भारत सरकार ने 1991 में इस प्रतिस्पर्धा से जुड़ना सही समझा, है ना। तो और वैश्वीकरण से भारत जुड़ जाता है क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता सुधार करने का एक मौका मिलता है इससे। यह निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी डियर फ्रेंड भरपूर इसका समर्थन किया कि हाँ आप भी जुड़िए, भारत सरकार भी। अतः विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश पर इस अवरोध को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि विदेश वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है। जैसे ही डियर फ्रेंड्स यह अवरोध प्रतिबंध हटा दिया गया तो हम आसानी से एक देश से दूसरे देश की चीज़ों को सुगमता से ले सकते हैं और बेच सकते हैं। और विदेशी कंपनियां अपने यहाँ पे निवेश कर सकती हैं, कार्यालय खोल सकती हैं, कारखाने भी स्थापित कर सकती हैं। 1991 से सरकार द्वारा अवरोध को तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं? जैसे विदेशी निवेश का उदारीकरण हमने लिखा था अपनी हेडिंग में, पॉइंट में जो था अपना। तो डियर फ्रेंड्स उदारीकरण मतलब जो भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था उसको हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण। तो निवेश कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, दूसरे देश के लोग कारखाने खोल सकते हैं, हम भी निवेश कर सकते हैं दूसरे देश में। देखिए व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल गई कि वो अपने व्यवसाय अपने रूप से निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या चीज़ आयात करनी है, नहीं करनी, क्या करनी है। निर्यात करने आयात करने का अनुमति मिल गई कि वो अपने मन से कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है। मतलब कोई नियंत्रण ज़्यादा नहीं लगाती है सरकार, इसलिए इसको उदार कहा जाता है। आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? मतलब डियर फ्रेंड्स विदेशी व्यापार को करना सरकार द्वारा डियर फ्रेंड्स प्रतिबंधों को हटाना ही हटाना या फिर कम करना ही उदारीकरण कहलाता है। ठीक है ना, अवरोधकों को। इसके बाद देखिए डियर फ्रेंड्स बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, यदि समझ में ना आए तो हम आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन है और बाकी जो नहीं आएगा समझ में तो हम समझाने के लिए तैयार हैं।
अलग सी वीडियो बना देंगे, ठीक है, 2 मिनट की 3 मिनट की। देखिए, विश्व व्यापार संगठन आखिर क्या होते हैं ये विश्व व्यापार संगठन? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा कि बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। जब भारत 1991 में वैश्वीकरण से जुड़ा तो डियर फ्रेंड्स, विश्व के सबसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उन्होंने भारत का समर्थन किया। इन संगठनों का जो मानना होता है, जो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, इनका मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोध हानिकारक होते हैं, सबको हटा देना चाहिए, है ना। कोई अवरोध नहीं लगाना चाहिए, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगाना चाहिए यदि कोई विदेश से व्यापार करने आता है हमारे देश। तो देखिए, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए, ये मानते हैं। विश्व के सभी देशों की अपनी नीतियां डियर फ्रेंड्स उदार बनानी चाहिए, ये मानते हैं। विश्व के सभी देशों को अपनी व्यापार से संबंधित नीतियां हमेशा उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसने अपने हेडिंग डाली थी ना, विश्व व्यापार संगठन। तो डियर फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन होता है जिसका उद्देश्य या ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। इस संगठन का मतलब होता है कि ये संगठन उदार बनाना चाहता है, मतलब सभी देशों में व्यापार हो इसके तहत। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। जो विश्व व्यापार संगठन है डियर फ्रेंड्स, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसमें बहुत सारे देश जुड़े होते हैं और बहुत सारे देश डियर फ्रेंड्स नीतियां बनाते हैं कि हमें पूरे विश्व में या फिर सभी देशों में कैसे व्यापार करना है, क्या नियम होने चाहिए, क्या कानून होने चाहिए, है ना। वर्तमान में विश्व में लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन से जुड़े हुए हैं, 164 देश। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है कि आइए सभी देश आकर के मिलकर के व्यापार करिए, मुक्त सुविधा देता है ये हमारा विश्व व्यापार संगठन। परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोध को बरकरार रखा है। तो डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ये कहता तो सबसे है कि सभी लोग आइए और व्यापार करिए और अपनी नीतियों को उदार बनाइए, सबको व्यापार करने दीजिए, कोई टैक्स वैक्स नहीं लीजिए। लेकिन इन्होंने खुद जो विकसित देश हैं डियर फ्रेंड्स, ये अनुचित रूप से जो विकसित हो चुके हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, अवरोध को रखे हुए हैं अपने देश में, टैक्स ले रहे हैं वो लोग, है ना। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देश के व्यापार अवरोधक को हटाने के लिए विवश किया है। ये विश्व व्यापार संगठन के जो कुछ देश हैं जो विकसित हैं, तो उन्होंने तो अपने देश में वो बरकरार रखा है, क्या, अवरोधकों को। टैक्स लेते हैं, दूसरे देश व्यापार करने जाते हैं या कुछ चीज़ को हमको नहीं खरीदना है, और बाकी जो दूसरे देश को के लिए विवश कर रहे हैं कि आप विश्व व्यापार संगठन के लोग हैं, मतलब देश हैं, और आप अपने देश से ये टैक्स को हटाइए, अवरोध को हटाइए, है ना। ये तो चालाकीपूर्ण बात है। इसका एक उदाहरण डियर फ्रेंड्स, कृषि उत्पादों पर व्यापार पर वर्तमान बहस चल रही है कि कृषि उत्पादों पे एक अभी बहस चल रही है कि हटाने ना हटाने के लिए, ठीक है। देखिए, व्यापार व्यवहार पर वाद विवाद पढ़ते हैं अपन। देखिए, आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि से प्रदान होता है। तो डियर फ्रेंड्स, भारत में हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण भाग सरकार को प्राप्त होता है जीडीपी के रूप में कृषि से, है ना। इसकी तुलना में हम विकसित देशों की बात करें, जैसे अमेरिका की बात करते हैं, तो उसके सकल घरेलू उत्पाद में कृषि से ओनली 1% ही प्राप्त हो पाता है, हिस्सा प्राप्त होता है, जबकि भारत में बहुत सारा हिस्सा प्राप्त हो जाता है, सरकार को मुनाफा हो जाता है, जीडीपी प्राप्त हो जाती है। और रोजगार वहाँ के लोग बहुत कम करते हैं, कृषि अमेरिका के, वहाँ पे केवल 0.5% ही रोजगार प्राप्त करते हैं कृषि से, जबकि हमारे भारत में आधी आबादी डियर फ्रेंड्स, लगभग 50%, 48-50% आबादी कृषि पर निर्भर है। फिर भी यदि डियर फ्रेंड्स अमेरिका के कृषि क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं इतने कम लोग होती हैं, अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों के निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वहाँ के लोग जो उत्पादन करते हैं उसमें सरकार उनका हेल्प कर देती है, बहुत ज़्यादा धनराशि वो लोग प्राप्त कर लेते हैं उतने में ही,
है ना, कम लोग कृषि करते हैं। तो वो क्या कर रही है अमेरिकी सरकार, इसमें चालबाजी चली है इस सरकार ने। देखिए, इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत में बेच सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब किसानों को धनराशि इन्होंने प्राप्त कर दी अमेरिकी सरकार ने, तो वो कहीं पे भी कम कीमत में अब अपना अनाज बेच देंगे, क्योंकि उनको मुनाफा तो पहले ही हो गया जो उनको कीमत चाहिए थी। तो डियर फ्रेंड्स, दूसरे देश में अब कम में बेचेंगे, तो आप ही सोचिए, अब दूसरे देश के किसान तो कम में नहीं बेच सकते, क्योंकि उनको तो पहले ही उतना धन नहीं मिला है। तो कम में बेचेंगे डियर फ्रेंड्स, तो प्रतिस्पर्धा उनका बिकेगा ज़्यादा कि हमारे देश का बिकेगा, तो अमेरिकी सरकार का ज़्यादा बिकेगा। तो एक प्रकार से अवरोध लगा दिया सरकार ने, है ना, कि दूसरे देश के व्यापारी घटे रहें, अवरोध लगा दिया उसने। तो यही डियर फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, अधिशेष कृषि उत्पाद दूसरे देश के बाजार में कम कीमत पर बेचा जा सकता है। देशों को बुरी तरह से, अन्य देश के कृषकों को बुरी तरह से इसके नियमों ने प्रभावित कर दिया है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों से सरकारों से सवाल कर रहे हैं, क्या कि हमने विश्व व्यापार संगठन को पूरी तरह से माना है, हम जुड़े हुए हैं था, लेकिन डियर फ्रेंड्स, व्यापार के अवरोधों को कम कर दिया है, हम लोगों ने कर दिया है, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज किया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है, जिससे आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप अपने किसानों को स्वयं ही पैसा देने का काम कर रहे हैं, स्वयं ही यही काम कर रहे हैं। कृपया यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है क्या? बिल्कुल नहीं। या फिर डियर फ्रेंड, हम भी दें अपने किसानों को भरपूर सहायता, इतनी ज़्यादा, वो भी अपने सस्ता दाम पर बेच पाएँ, है ना। इससे क्या होगा कि हम यहाँ के किसान डियर फ्रेंड्स वहाँ नहीं बेच सकते धन, ये अपना कृषि उत्पाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलेगा, वहाँ के किसानों को तो मुनाफा हो गया है पहले ही, तो वो लोग सस्ता बेचेंगे, तो यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो काहे को यहाँ महंगा बेचेंगे, क्योंकि इनकी तो लागत लगी है ना ज़्यादा, इनको थोड़ी मुनाफा हुआ है। तो क्या अवरोध लग गया एक प्रकार का कि हम लोग नहीं बेच सकते हैं, है ना। तो वैसे तो विकसित देश की सरकार क्या कर रही है, जो विश्व व्यापार संगठन से जुड़ी है, कि सभी लोग अपने अपने देश का अवरोध हटाइए, है ना, और खुद अवरोध लगा दिया है कि हम नहीं जा सकते वहाँ पे। यही सवाल कर रहे हैं। विभिन्न देश की सरकारें कह रही हैं क्या यही न्याय संगत है ना, तो उसके बारे में बताया गया। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको अवरोध तो समझ में आ गया होगा, उदारीकरण, अवरोध क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन देशों की पहल शुरू हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स, किन देशों की पहल से शुरू हुआ था? यह विकसित देशों की पहल से शुरू किया गया था, है ना, जिसका देश अंतर्राष्ट्रीय अवरोधों को हटाना था, सबको व्यापार में संगठित करना था, है ना। देखिए, आगे देखते हैं वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। बाकी आप नहीं आ रहा समझ में तो आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स बना हुआ है, कौन वो पढ़े फालतू, मतलब है यदि आपने पढ़ा है तो आंसर देना आपको ज़रूरी है ना, आप पढ़ लेना, लेकिन हमने नहीं पढ़ा है, बताया है, और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। जब 1991 से जैसे भारत वैश्वीकरण से जुड़ा डियर फ्रेंड्स, तो क्या प्रभाव देखा गया भारत में, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, विगत वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है, विगत 20 वर्षों में तकरीबन होने लगे हैं। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, हम कुछ प्रमाण देखते हैं, कुछ रिकॉर्ड देखते हैं कि इसकी इकोनॉमी क्या हमारी बढ़ोतरी हुई है, क्या उत्पादकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ के कारखानों पर, और डियर फ्रेंड्स यहाँ के रहने वाले लोग उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव देखा गया, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच एक बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, जब वैश्वीकरण में क्या हुआ कि जब बिजनेस वाले उत्पादक भिड़ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो उपभोक्ताओं को, ग्राहकों को तो लाभ होना ही है। कैसे? अब वो देश के बोलेंगे कि हम सस्ता बेच रहे हैं डियर फ्रेंड्स, या फिर ये वाले देश के महंगा बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सस्ता बेचेंगे तो उनका माल बिकेगा, तो ये सोचेंगे नहीं भाई हमको सस्ता बेचना है ना। तो क्या ग्राहकों को लाभ होगा इनके बीच यदि प्रतिस्पर्धा होती है तो उपभोक्ताओं को भारी लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हो गए हैं। अब हमें डियर फ्रेंड्स ये नहीं है, ग्राहकों को ये नहीं है कि नहीं हमें यही सामान लेना पड़ेगा जो भारत में बना है, अच्छा हो बुरा हो। अब डियर फ्रेंड्स, अब दूसरे देश भी लेके सामान, दूसरे देश का हम सामान खरीद सकते हैं, तो हमारे सामने विकल्प सामने आ गए हैं।
और जो कि वे डियर फ्रेंड्स विकल्प और वे अपने अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद रहे हैं जो गुणवत्ता युक्त हैं, कम कीमत पे मिल रही हैं, है ना। इसके कारण अब ये नहीं है कि अब एक ही दुकान वाला है तो वो हमें ठगता रहेगा हम देते रहेंगे। इन वैश्वीकरण के कारण परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण के एक समान प्रभाव देखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो उत्पादक हैं, जो कारखाना स्थापित करने वाले लोग हैं, तो उनका तो प्रॉब्लम है ना, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है डियर फ्रेंड्स। अब उनको अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो ही उनका सामान बिकेगा। और श्रमिक लोगों को भी डियर फ्रेंड्स इसी प्रकार श्रमिक लोगों की है प्रॉब्लम हो गई है। अब डियर फ्रेंड्स दूसरे देश पे कंपनी आएगी तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं, उनको देखते हैं अभी और पढ़ते हैं, श्रमिकों का भी पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिला है। अच्छा काम करेंगे तो ही डियर फ्रेंड्स उनको रखेंगे। देखिए, पहला विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। डियर फ्रेंड्स, 20 वर्षों से जब से हमारा भारत वैश्वीकरण से जुड़ा है तो हम देख रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर के यहाँ पे निवेश कर रही हैं। दूसरे देश की कंपनी आकर के लागत लगा रही हैं कारखाना, या फिर कारखाना खोलेंगी, या फिर ले लेंगी, या फिर संयुक्त रूप से यहीं के कारखानों को मिल कर के काम करेंगी, है ना। तो वृद्धि हो रही है, निवेश कर रही हैं, जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है, इसलिए वो निवेश कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाके के उद्योग जैसे सेल फोन, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं का निवेश करने में रुचि दिखाई है। इन पे ज़्यादातर वो क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, में पैसा लगा रहे हैं वो लोग। इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग होते हैं, है ना। ये उत्पादक ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, मोटर, ठंडे पेयजल ज़्यादातर गरीब लोग थोड़ी लेते हैं। कौन लेता है? जो धनी लोग होते हैं, धनी उत्पादक होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वो आसानी से ले लेते हैं, संपन्न लोग होते हैं। और इन उद्योग और सेवाओं में नए नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। जो डियर फ्रेंड्स इनको आपूर्ति कर रही हैं, कच्चा माल दे रही हैं, तो वो कंपनियां भी समृद्ध हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब कच्चा माल वहाँ देंगी, बेचेंगी तो इनका सामान बिकेगा। वो उनने अधिक डियर फ्रेंड्स यहाँ से निवेश किया है तो वो खरीदेंगी कच्चा माल, तो लेंगी, तो ये लोग भी समृद्ध हो रहे देखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे इमेज बनी हुई है, लिखा है अंततः वैश्विक जीवन शैली जिसका आपने सदैव सपना देखा होगा वो आ गई हमारे भारत देश में, है ना। वैश्विक मतलब कि अब हमें उत्पादकों उपभोक्ताओं को सही है, देखो उपभोक्ता भी और उत्पादक मिलके बने तो इंडिया वाले हैं ना, है ना। तो हम अपने देश को बढ़ावा देना चाहिए, तो देते भी हैं, लेकिन डियर फ्रेंड्स हमको भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। हम खुद नहीं रोजगार प्राप्त हो अच्छे से, तो हम अच्छे पैसे मिलें तो हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। बहिष्करण नामक आंदोलन इसी कारण चलाया था भारत सरकार, किसने? गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि अपने देश के उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे वो लोग और ब्रिटेन का सामान बेचते थे, वो लोग सस्ता बेचते थे, तो वहाँ का कंपनी को बढ़ावा मिलता था। और यहाँ देखिए, विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम, मतलब विदेश के लोग हमारे देश में निवेश करें, लागत लगाएं और यहाँ पे कारखाने खोलें। इसके लिए डियर फ्रेंड्स हमारी सरकार उनको आकर्षित कर रही है, और उनको आकर्षण करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, हाल के वर्षों में भारत के केंद्र और राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रही हैं, आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, की स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन, शैक्षिक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की इकाइयां स्थापित करने के लिए कंपनी को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की बिजली, यहाँ का पानी, सड़क, परिवहन सब कुछ अच्छा कर रही है, जिससे डियर फ्रेंड्स जैसे हर कोई उद्योग खोलेगा उसको पानी चाहिए, उसको बिजली चाहिए,
है ना, मनोरंजन, भंडारण, ये सब की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। और जो भी दूसरे देश के लोग हमारे देश में यदि कोई उद्योग खोलते हैं तो उनको 5 वर्ष तक कोई कर नहीं देना पड़ेगा। ये भारत सरकार ने नियम बनाया है इसलिए, क्योंकि जिससे कि वो दूसरे देश के आकर के हमारे देश में क्या करें, कोई भी उद्योग धंधा खोलते हैं। इससे क्या होता है, उद्योग खोलेंगे डियर फ्रेंड्स तो हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, है ना, और रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ का जो कच्चा माल है वो भी बिकेगा और डियर फ्रेंड्स यहाँ भी प्रॉफिट होता है ना। निवेश लगाएंगे, यहाँ पे कंपनी हो जाएगी, हमको यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स इसलिए यहाँ के लोगों को भी प्रॉफिट होता है। देखिए, विदेशी निवेश आकर्षित करने के हेतु सरकार ने श्रम कानूनों को भी लचीला करने की अनुमति दे दी है। तो डियर फ्रेंड्स, विदेशी निवेश को अभी तो ये बस किया है सरकार ने कि पैसे कर नहीं लगेगा और बाकी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी परिवहन की, जिससे आसानी से आ जा सकें और सब कुछ अपना माल ले जा सकें। और डियर फ्रेंड्स, श्रम को भी उन्होंने, कानून को भी लचीलापन कर दिया है। जैसे कि श्रम के मजदूर लोग होते हैं, जैसे आपने 2 अध्याय में देखा होगा कि संगठित क्षेत्र में कंपनियां को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमने देखा था डियर फ्रेंड्स कि कोई भी कंपनी हो तो श्रम क्षेत्र में हम देखते हैं कुछ अनुपालन करना पड़ता है नियमों का, कि आप डियर फ्रेंड जो यहाँ के श्रमिक हैं आपकी उनकी मजदूरी फिट हो जानी चाहिए, है ना, और आप जो कंपनी में काम कर रहा है उनकी वेतन भत्ता कितना होना चाहिए, वेतन के साथ साथ हम देखते हैं उनको हमेशा काम मिलना चाहिए, काम नहीं तो आप मजदूरी देंगे। और साथ में डियर फ्रेंड्स बहुत सारी शर्तें कि आप संडे की छुट्टी देंगे श्रमिकों को। ये क्यों लगा दिया जाता है, अनुपालन करना पड़ता है, जिससे डियर फ्रेंड्स श्रमिक लोगों का अधिकार संरक्षित हो जाए। वरना ये अपने ढंग से कुछ भी, जैसे हम देखते थे कि जब हमारा भारत गुलाम था तो वो अपने मजदूरों को प्रॉब्लम कुछ भी करवाते थे, है ना, छुट्टी देना नहीं देना ये उनका काम रहता था, लेकिन कुछ नियम बनाकर सरकार ने इनको संरक्षण किया था। तो इसमें भी रियायत दे रही है सरकार की, जिससे कि दूसरे देश के आएँ और यहाँ पे व्यापार करें, यहाँ पे कारखाने स्थापित करें। हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। वह सी कंपनी ने, आप छूट मिलेंगे आपको। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय कंपनियों ने जब काम करना पर अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रख सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, एक तो लचीलापन ये कर दिया है कि आपको जब आपको काम होता है कंपनी में आप तब रख लीजिए, बाकी दिन छोड़ दीजिए। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगी। अब डियर फ्रेंड्स, मजदूर लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं, माना दिल्ली में कोई कारखाना स्थापित है और बहुत दूर से लोग जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स उनको क्या प्रॉब्लम होगी। जब काम होता है तो सरकार वो कंपनी वाला रख लेगा और जब काम नहीं होता तो निकाल देगा। तो अब यहाँ वहाँ उसको फिर रोज़गार ढूंढना पड़ेगा, है ना। और सरकारी नौकरी में क्या होता है, आपको 365 दिन आपका रोज़गार सुरक्षित रहता है और उनका रोज़गार सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इसकी भी रियायत दे दी है इस कंपनियों को लुभाने के लिए या आकर्षित करने के लिए। देखिए, श्रमिकों को कार्य पर रखती है। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया है। फिर भी विदेशी कंपनी डियर फ्रेंड्स अभी भी संतुष्ट नहीं है और वह श्रम कानूनों में और अधिक लोचदार की मांग कर रही है कि अभी और लोच होना चाहिए, है ना। देखिए, अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। कब? जब श्रमिकों को हमारे हाथ में दे दीजिए आप, है ना, और हमारी व्यवस्था पूरी कर दीजिए। देखिए, दूसरा, अनेक शीर्ष कंपनियां, भारतीय कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हैं। बहुत सारी कुछ कंपनियां हैं जो कि इससे लाभान्वित हैं प्रतिस्पर्धा से। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। तो बहुत सारी कंपनियां डियर फ्रेंड्स भारत की भी इस वैश्वीकरण से प्रभावित हुई हैं और उनको लाभ हुआ है। कैसे? अब डियर फ्रेंड्स अपनी ये खुद क्वालिटी बढ़ा रही हैं, क्योंकि हमें दूसरे देश में माल बेचना है तो हम खुद अच्छा बनाएंगे, है ना। मानकों को, उत्पादन मानकों को ऊँचा बढ़ा लिया है इस प्रतिस्पर्धा के कारण। हम देखते हैं ना कि बगल वाला करता है तो हमको भी करना है, पढ़ता है तो हम भी पढ़ेंगे, है ना, और वो नहीं पढ़ता तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। बस मतलब एक प्रतिस्पर्धा हो जाती है सबके कि सोचो यार उसके इतने मार्क्स आ गए 98, अब हम उससे आगे लेके आएंगे। होता है कि नहीं होता है, ये सबके बीच होता है। तो डियर फ्रेंड्स यही यहाँ पे भी हो रहा है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग पर लाभ अर्जित किया है। हम देखते हैं कुछ संयुक्त रूप से, हमने देखा था ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर के व्यापार करने लगती हैं या फिर कारखानों में हिस्सेदारी ले लेती हैं, निवेश लगा करके नई प्रौद्योगिकी स्थापित कर देती हैं उसमें और अपने व्यापार में आधा हिस्सेदारी बन जाती हैं साझेदारी के रूप में।
इससे भी आगे वैश्वीकरण ने डियर फ्रेंड्स कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग्य बना दिया है, जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सिस है और एशियन पेंट्स है, सुंदरतन फॉर्सनर्स है। कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं डियर फ्रेंड्स जो विश्व के स्तर पर अपने क्रियाकलाप का प्रसार कर रही हैं। दिख रही प्रसार का कारण कहीं ना कहीं हमारा वैश्वीकरण है इनके प्रसार का। जैसे अब डियर फ्रेंड जो अच्छी थी कंपनियां वो तो अपना और प्रसार कर रही हैं, क्वालिटी बढ़ा रही हैं, सब कुछ हो रहा है और विश्व स्तर पर बेच रही हैं और लेवल पे आ रही हैं। लेकिन वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियाँ विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसर का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन में स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है, हम देख रहे हैं। तो सूचना और प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों ने भी नए अवसरों का सृजन किया है हमारे देश की, है ना। नए निकल के आ रहे हैं चीज़ें। जिसके अतिरिक्त डाटा एंट्री वाली, लेखाकरण, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विकसित देशों से निर्यात की जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं बहुत सारी जैसे प्रौद्योगिकी वाली कंपनी ने, संचार प्रौद्योगिकी ने भी आगे बढ़ा है हमारी देश की कंपनियों ने। अब भारत में डियर फ्रेंड्स बहुत अच्छे से इंजीनियर जो लोग हैं, कॉल सेंटर और जैसे बनाया गया था भारत में, तो ये विकसित हो रहा है। और जैसे फ़ोन है, डाटा एंट्री है ना। हाँ, तो संचार प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है हमारे भारत में और इसका निर्यात किया जा रहा है दूसरे देशों में। अभी हम देख तो ये किसका प्रतिफल है? हमारे वैश्वीकरण का। अभी तो डियर फ्रेंड्स हमने फ़ायदा पढ़ा है, अभी नुकसान बाकी है, ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है? तो प्रतिस्पर्धा से डियर फ्रेंड्स भारत के लोगों को हमने देखा है, संचार कंपनी बढ़ रही है और मोटर्स, टाटा मोटर्स वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां थी डियर फ्रेंड्स, उनको दूसरे राष्ट्रों में वो लोग निर्यात कर रही हैं और लाभ प्राप्त कर रही हैं, है ना। प्रतिस्पर्धा के दायरे में अपनी क्वालिटी बढ़ा रही हैं प्रतिस्पर्धा होने के कारण, तो इस प्रकार उन्हें लाभ हो रहा है, आगे बढ़ रही हैं। और आप पढ़ सकते हैं और फिर क्वेश्चन ना बने तो आप बताना आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देख। तो अभी तो डियर फ्रेंड्स हमने बड़े बड़े उत्पादकों का हाल देखा, अब जरा छोटे उत्पादकों का भी हाल देख लीजिए और जिक्र करिए क्या इनको भी इतना ही लाभ हो रहा है या फिर इनको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए बात करते हैं। देखिए, छोटे उत्पादक प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाओ, ये हाल है इनका। वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए डियर फ्रेंड्स बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। चलिए इसके बारे में भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, बढ़ती प्रतियोगिता। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी डियर फ्रेंड्स कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन में एक छोटी अवधि में ही इतना बड़ा संकट का सामना करना पड़ेगा। 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसुर में संधारित्रियों का निर्माण करने वाली एक कंपनी शुरू करने के लिए उसने बैंक से ऋण लिए। रवि ने संधारित्रियों का इस्तेमाल ट्यूबलाइट, टेलीविज़न सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता था। 3 वर्षों के भीतर यह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया और अपनी कंपनी को 20 कर्मचारी काम करने लगे इसकी कंपनी में। अच्छा चल रहा था इसका काम, लेकिन जैसे ही 1992 में खोला था तो उस टाइम पे तो ज़्यादा नहीं हो रहा था, कंपटीशन नहीं था। लेकिन अपनी कंपनी में चलाने में इसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ डियर फ्रेंड, जब सरकार ने 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रियों के आयात पर से प्रतिबंध को हटा दिया। 2001 में अब इस संधारित्रियों के प्रतिरोध को हटा दिया। तो अब क्या, वो लोग वहाँ की चीज़ें बेचेंगे, वहाँ की चीज़ें आने लगी यहाँ बिकने, और वो सस्ते रूप में। इसके मुख्य ग्राहक जो थे वो टेलीविज़न कंपनियां थीं, जो टेलीविज़न सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थोक में खरीदती थी और टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती थी। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड से, अच्छी ब्रांड के, अब वहाँ की क्वालिटी वाले डियर फ्रेंड्स पुर्जे आने लगे, है ना। ब्रांड से प्रतिस्पर्धा करने से भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। अब डियर फ्रेंड्स वहाँ से वो लोग खरीदने लगे क्योंकि वहाँ की ब्रांडेड चीज़ें थी। उनमें से कुछ एक संधारित्र खरीदती थी बहुत कम, तो वे उनका आयात करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि आयातित सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों को द्वारा निर्धारित कीमतों से आधी होती थी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ की चीज़ें अब लोग क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि यहाँ की चीज़ें डियर फ्रेंड्स महंगी मिलती थी और वहाँ की चीज़ें सस्ती मिलती थी। तो सस्ता तो सबको ही लेता है ना। अब यहाँ के डियर फ्रेंड्स इसमें लागत, रवि को लागत ज़्यादा लगती है
मशीनें और विभिन्न चीज़ों के उपकरण ना होने के कारण और उनको उपकरण सब कुछ है, तो वहाँ पे डियर फ्रेंड्स वहाँ पे कम लागत में पैदा हो रही हैं, सारी चीज़ें बन रही हैं, तो वो लोग सस्ती आधी कीमत में बेच रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं, तो ये तो ठप्प हो गया है एक प्रकार से। यह रवि 2000 में निर्मित संधारात्रों से आधे भी कम संधारात्रों का निर्माण करता है और उसके लिए डियर फ्रेंड्स केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं, जबकि पहले 20 श्रमिक काम कर रहे थे। रवि के अनेक दोस्तों ने तो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी कंपनियां ही बंद कर दी। देखिए, बैटरी, संधारात्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पादकों एवं खाद्य तेल के उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है और कई इकाइयां बंद हो गई हैं, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। भारत में अब डियर फ्रेंड्स दूसरे देश से चीज़ें आएंगी, खरीदी जाएंगी, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, है ना। भारत में अब क्योंकि यहाँ के उद्योग बंद हो रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग जो चल रहे थे, क्योंकि उनका मुकाबला ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये लोग बंद कर देते हैं। और डियर फ्रेंड्स बंद होंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा और उत्पादक तो उनका तो घाटा हुआ तो हुआ, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक करोड़ों का नियोजित हैं कृषि में ही, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी में लगे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये प्रभाव देखा गया। बड़े उद्योग को तो लाभ हुआ, उद्योग जो उत्पादक थे, लेकिन छोटे छोटे उत्पादकों का डियर फ्रेंड्स बहुत हानि हुई है इससे, बेरोजगारी की स्थिति भी बन गई है। देखिए, रवि के लघु उत्पादन इकाइयाँ बढ़ती प्रतिस्पर्धा के किस प्रकार प्रभावित हुई हैं। लघु तो डियर फ्रेंड्स वो उनका तो हाल बेहाल हो गया है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं, है ना। लघु उत्पादन की इकाइयाँ वो उनके डियर फ्रेंड्स उनमें लागत ज़्यादा लगती है यहाँ के लघु उत्पादकों की, और दूसरे देश से आयातित चीज़ों की लागत कम होती है, इसलिए वो लोग सस्ती बेचते हैं और ये लोग महंगी बेचते हैं। और इनका प्रभाव ये देखा गया कि ये लोग तो बंद करने या फिर बहुत कम इनकम हो रही है, जो कि डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इनको घाटा हुआ है। और अपने अनुसार लिख सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन ने डियर फ्रेंड्स किस प्रकार लोगों का रोजगार अनिश्चित कर दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। वो डियर फ्रेंड, जब इनको काम पड़ता है तो ये कंपनी वाले नियोक्ता जो होते हैं वो रख लेते हैं लोगों को, और जब इनका काम खत्म हो जाता है, ऑर्डर मिला तो रख लिया, और जब इनका काम खत्म हुआ तो उनको निकाल दिया। अब ये नहीं है कि आपको इतने दिन के पैसे मिलेंगे, आप काम मिलेगा सब कुछ, तो उनको दूसरी जगह रोजगार ढूंढने की प्रॉब्लम आ गई है। लोग अत्यधिक बेरोजगार रहते हैं इसके चलते। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक ये क्या है, वस्त्र निर्माता कंपनी है, इसको पढ़ते हैं। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय नियोजकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती हैं, क्योंकि वस्त्र जो अमेरिका की और यूरोप की डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बहुराष्ट्रीय, वो क्या करती हैं कि आप ऑर्डर देती हैं भारत के नियोक्ताओं को कि आप इतने इतने वस्त्र बना करके हमें भेजिए, हम खरीदेंगे, ठीक है ना। और विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुओं को खोजती हैं कि कहाँ पे डियर फ्रेंड्स सस्ते रूप से काम वाले मिल जाएंगे और सबसे कम चीज़ें मिल जाएंगी। इन बड़े ऑर्डर को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र नियोक्ता अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिश करते हैं। तो भारतीय नियोक्ता सोचते हैं कि हमें लागत कम लगानी पड़े, है ना। चूँकि डियर फ्रेंड्स कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम में लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं, श्रम लागत में, कि हमें सस्ते से सस्ते मजदूर मिल जाएं, हैं, तो जिससे कि हम अपना लाभ कमा सकें, लागत कम लगे। जहां पहले कारखाने श्रमिकों के अस्थायी आधार पर डियर फ्रेंड्स रोजगार देते थे, वहीं वे अस्थायी रूप से रोजगार देते हैं, ताकि डियर फ्रेंड जब स्थायी रूप से पहले देते थे, लेकिन अब वो नियोक्ता अस्थायी रूप से देते हैं। जब हमको काम पड़ेगा हम तुमको रख लेंगे, जब हमको नहीं पड़ेगा तो हम तुमको निकाल देंगे, इस प्रकार, ताकि श्रमिकों को वर्ष भर डियर फ्रेंड्स इनको वेतन देना ना पड़े। और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी ये लोग काम करवाते हैं, है ना। अब ये इनका ये नहीं रहा कि नहीं, जब ऐसे ज़्यादा ऑर्डर मिला तो ये लोग बोल देते हैं रात में भी आप आ जाइए, आप काम करिए।
और डियर फ्रेंड जब हमारा काम हो जाएगा तो आप निकल जाइए। ये नहीं है कि महीना भर का आप फिक्स हो गया कि हम 1 महीना आपके यहाँ काम करेंगे, कि साल भर आपके यहाँ हम फिक्स हो गए या 5 साल या फिर हमेशा। आप काम तो कर रहे हैं ना, आप काम दीजिए, हमारा तो काम है, हम 1 महीने में इतने पैसे लेंगे, ये नहीं है पहले जैसा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करवाते हैं। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। मजदूरी डियर फ्रेंड्स जब कम देंगे, उनका भरपाई नहीं होगा मजदूरों का, तो बेचारे क्या करेंगे, दूसरी जगह भी काम करना पसंद करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स 6 घंटा यहाँ किया और पता चल रात में भी वो लोग 6 घंटा काम कर रहे हैं, तो उनकी हालत कैसी होती होगी आप समझ सकते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातक के बीच प्रतिस्पर्धा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, सब और तो हमने देखा कि लाभ हो रहा है, लेकिन बेचारे जो छोटे उत्पादक हैं और जो भारत के या फिर किसी भी देश के या फिर डियर फ्रेंड्स जो मजदूर वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला है इस वैश्वीकरण के चलते, है ना। लोग उससे ज़्यादा उन्हीं से वसूली करवा रहे हैं साले लोग। देखिए फ्रेंड्स, एक कपड़ा श्रमिक की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं कपड़ा के श्रमिक की, ठीक है ना। तो 35 वर्ष की एक सुशीला देवी हैं, सुशीला हैं डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में श्रमिक के रूप में काम किया है। कई वर्षों काम किया। जब वह एक स्थायी श्रमिक के रूप में वहाँ पे नियुक्त हो गई कि अब वो स्थायी हो गई हैं, अब उन्हें कहीं नहीं निकाला जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स उनको स्वास्थ्य सीमा, भविष्य निधि और अतिरिक्त रूप से समय में कार्य करने के लिए दोगुनी मजदूरी की हकदार भी थी। यदि वो अतिरिक्त काम करती तो उनको डबल पैसा भी मिलता था और भविष्य निधि और स्वास्थ्य निधि जैसी सेवाएं प्राप्त होने लगी थी। जब डियर फ्रेंड्स 1990 में के दशक में अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई। अब डियर फ्रेंड्स जैसे ही वैश्वीकरण से भारत जुड़ता है 1991 में, उसी टाइम पे ये कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो गई। तो अंतिम वर्षों में 90 से 91 तक आते आते तो 6 माह तक उन्हें रोजगार तलाश करना पड़ा। इसके बाद अंततः अपने घर से उन्हें 30 किलोमीटर दूर डियर फ्रेंड्स रोजगार मिला। अब वो 30 किलोमीटर दूर जाती और कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बाद भी वह अस्थायी श्रमिक ही रही। अब उन्हें स्थायी नहीं बनाया गया और पहले की तुलना में आधे से भी कम मजदूरी पाती थी। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से अपने घर से निकलती थी और शाम 10 बजे वापस आती थी, जिसमें कि डियर फ्रेंड्स हमारा रूल था कि 6 घंटे ही काम करवाना है ना मजदूरों को, ये मजदूरों का हक है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए 7:30 बजे से जा रही है बेचारी और वो 10 बजे वापस आ रही है। एक दिन काम नहीं करना, तो यदि वो 1 आध दिन काम करने पे नहीं जाती है तो उस दिन डियर फ्रेंड्स उसकी मजदूरी नहीं दी जाती है, नहीं मिलना है उसे। अब कोई अन्य लाभ भी प्राप्त नहीं मिलता है जो उन्हें पहले मिलता था। उसके घर के समीप की फैक्ट्री काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए वे कम वेतन भी देती है। उसके घर के सामने भी फैक्ट्री है, समीप फैक्ट्रियों को काफ़ी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं। उनको भी डियर फ्रेंड्स अब ऑर्डर पूरे रूप से हमेशा नहीं मिलते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो भी कम वेतन देती है। तो ये प्रॉब्लम हो गई है इस प्रतिस्पर्धा के चलते, इस वैश्वीकरण के चलते मजदूरों को घाटा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि बड़े उत्पादक हैं, जो बड़े बड़े उत्पादक हैं उनको तो लाभ हुआ है, उनको वो बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में दूसरी जगह जा रहे हैं। जैसे टाटा वाली कंपनी है ना, तो वो दूसरे देश में अपना उद्योग खोल रही है, निवेश कर रही है, मिल करके उनको एक ऑप्शन मिल गया है सभी जगह बेचने का, सामान सब व्यापार करने का। लेकिन जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो प्रतिस्पर्धा इनसे नहीं कर पा रहे हैं, श्रमिक लोग हैं उनको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है ना। इससे डियर फ्रेंड्स लाभ भी हुआ है कहीं ना कहीं कि भारत का नाम आगे हो रहा है। जो बड़े बड़े उत्पादक हैं इसमें क्वालिटी भी बढ़ रही है, लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा रहे हैं चीज़ों की, क्योंकि अब यदि हम क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे देश वाली चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, हमारे देश की बिकेंगी नहीं, है ना। तो ये तो हो रहा है, बाकी लाभ देखा और हानियाँ देखी, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उपरोक्त परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयाँ भारत के अनेक औद्योगिक इकाइयाँ सेवाओं में सामान्य बात हो गई है। आज अधिकांशतः श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हो रहे हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियाँ असंगठित क्षेत्रों के समान होती जा रही हैं धीरे धीरे। संगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे आपने सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपयोग कर पाती थी। देखिए फ्रेंड्स, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष।
कौन कौन से संघर्ष किए गए इस न्याय संगत बनाने के लिए वैश्वीकरण को, क्योंकि अब वैश्वीकरण एक सच्चाई बन चुका है हमारी, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तो उपयुक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं है। जो शिक्षित और कुशल और संपन्न लोग हैं डियर फ्रेंड्स, वो वैश्वीकरण का अच्छा उपयोग कर पाते हैं, सर्वोत्तम। लेकिन दूसरी ओर देखें तो अनेक लोगों में हिस्सा नहीं मिला है, अनेक लोगों को वैश्वीकरण में, क्योंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई बन चुका है। तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है? न्याय संगत वैश्वीकरण के सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण में के लाभों में सबकी बेहतरीन हिस्सेदारी हो। तो डियर फ्रेंड्स, यदि न्याय संगत वैश्वीकरण है तो इसको यह अवसर, सभी को यह अवसर प्रदान करेगा, सभी को बराबर लाभ मिलना चाहिए, तो ही न्याय संगत हुआ ना वैश्वीकरण, यदि सबको बराबर से लाभ मिल रहा है। ये नहीं कि कुछ वर्ग उठा ले जा रहे हैं लाभ और दूसरे इस पर हिस्सेदारी ही उनको मिल ही नहीं पा रही है, वो उनको हानि ही मिल रही है। जैसे हम देखते हैं मजदूर वर्गों को क्या मिल रहा है, उनको तो और प्रॉब्लम हो रही है ना। देखिए, सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है यदि सरकार चाहे तो। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को हितों का संरक्षण करना चाहिए। अपने सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी उपायों के बारे में पढ़ा है, जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिकों को कानून उचित कार्यान्वय हो, जो श्रमिकों के कानून हो उनका निश्चित रूप से कार्यान्वय होना चाहिए और श्रमिकों को अपने अधिकार मिलने चाहिए। यह छोटे उत्पादक को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद भी कर सकती है सरकार यदि चाहे तो। डियर फ्रेंड, जो हमने देखा छोटे उत्पादक हैं, श्रमिक लोग हैं, तो उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, श्रमिकों को निश्चित कानून बनाइए और उनको कि आप इतने से कम मजदूरी नहीं देंगे कोई भी। और डियर फ्रेंड्स, उनको इतने घंटे ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। संडे की छुट्टी मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए, एक नियम होना चाहिए सब जगह, है ना। और जो छोटे उत्पादक हैं तो उसको डियर फ्रेंड्स रियायत देनी चाहिए, उसको कुछ मदद मिलनी चाहिए जिससे वो लोग प्रतिस्पर्धा कर पाएँ। जब भी प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम ना हो तब तक यह जरूरी सक्षम ना हो जाएं, तो यदि ज़रूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है ना। यदि वो सक्षम नहीं है, छोटे उत्पादक हैं, तो उसका आप खरीदारी नहीं करिए और उन पर टैक्स लगा दीजिए जो सस्ता बेच रहे हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, उनका न्याय संगत हो जाएगा। तो न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौता भी कर सकती है सरकार चाहे तो। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा, है ना, कि आप एक नियम आपको बनाना ही होगा, वरना हमारे देश में लोगों का क्या हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और ये गलत हो रहा है ना। एक और जो अमीर हैं तो वो बढ़ते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और घटते जा रहे हैं। इसका परिणाम तो ये निकल के आ रहा है सामने। देखिए, विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रतिनिधित्व ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो तस्वीर लगी हुई है, ये कहाँ की है? हांगकांग की। डियर फ्रेंड्स, WTO के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, 2005 की तस्वीर है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इस लेसन का सारांश पार्ट, हमने क्या क्या इस लेसन में पढ़ा, 2 मिनट में जानते हैं, जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो देखिए, इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था पर अध्ययन किया है, देखा है कि क्या हो रहा है वैश्वीकरण में, क्या होता है वैश्वीकरण वो भी जाना। तो वैश्वीकरण क्या होता है? विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब विभिन्न देशों के बीच अंतः संबंध को ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। और ये अंतः संबंध या फिर एकीकरण किसके द्वारा हो पाया है? तो ये हुआ है डियर फ्रेंड्स हमारे व्यापार के कारण, मतलब विदेशों में निवेश कर रहे हैं और विदेशों में हम व्यापार कर रहे हैं, उसके कारण हम एक देश दूसरे देश से एकीकृत हो रहे हैं, मिल रहे हैं, संबंध बन रहे हैं। देखिए, और आगे देखते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। वो एक देश से दूसरे देश में निवेश कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, तो मुख्य भूमिका निभा रही हैं हमको एकीकृत करने में। देखिए, उन स्थानों की हमेशा ये लोग खोज करती रहती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, जहाँ पे उनको उत्पादन सस्ते रूप में हो सके। परिणामतः उत्पादन डियर फ्रेंड्स प्रक्रिया जटिल है, जहाँ इनको सस्ता पड़ता है, जो कुछ वहाँ से उत्पादन करवा लेते हैं और कहीं पे ला करके जोड़ते हैं, तो ये तो कठिन है। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इनको सस्ता पड़ रहा है, एकीकृत हो रहा है हमारा देश, इसी के कारण इनको फायदा भी हो रहा है ऐसे में, वरना क्यों करती हैं, है ना। देखिए,
देशों के बीच उत्पादन संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है। हमने ये देखा कि हम एक स्थान पर बैठे रहते हैं और डियर फ्रेंड फ़ोन मोबाइल के माध्यम से हम कहीं से भी डियर फ्रेंड्स हमारा व्यापार चलता रहता है, तो इसने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। तो डियर फ्रेंड्स, साथ में हमने क्या देखा कि निवेश के उदारीकरण मतलब क्या होता है कि अपने देश से अवरोध को हटा देना, दूसरे मतलब टैक्स ना लेना यदि किसी कोई भी देश के व्यापार करने आते हैं हमारे यहाँ, तो इस उदारीकरण ने वैश्वीकरण को सुगम बना दिया है। लोग आ रहे हैं, बेच रहे हैं और हम दूसरे देश में जा रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों को दबाव डाला है कि आप भी डियर फ्रेंड्स उदारीकरण लाइए, अवरोध टैक्स मत लीजिए हम यदि कोई बेचने जा रहा है तो क्योंकि वो विकसित हो चुके हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये लोग विकसित नहीं हुए हैं तो इनको तो टैक्स लेना भी बनता है ना। यदि टैक्स नहीं लेंगे तो उनके जो घरेलू उत्पादक हैं, जो छोटे छोटे उत्पादक हैं, उनका क्या होगा। हमने देखा ना कि ये लोग सस्ती चीज़ें बेचते हैं क्योंकि इनकी लागत कम लगी है और ये पहले से विकसित हो चुके हैं, और वो लोग सस्ती चीज़ें बेचेंगे तो उनकी तो लागत ही निकल के नहीं आती, वो कैसा बेचेंगे, तो वो तो बंद ही कर देंगे ना छोटे छोटे उत्पादक उनकी, तो उनको पूर्ण रूप से उदारीकरण नहीं दिखा सकते ना। तो ये लोग दबाव डाल रहे हैं जो विकसित देश है, विश्व व्यापार संगठन। जबकि डियर फ्रेंड्स, वैश्वीकरण ने से धनी उपभोक्ता और कुशल शिक्षित धनी और उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। जो डियर फ्रेंड जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी, जैसे भारत की हैं या किसी भी विकासशील देश की हैं, वो तो विकसित हो रहे हैं, वो आगे हो रही हैं, लेकिन जो छोटे छोटे उत्पादक हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, है ना। लेकिन अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का क्या कर रहा है, श्रृंग। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए जो श्रमिक लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ना, उनको इनके बढ़ते और छोटे उत्पादकों को प्रॉब्लम हो रही है। हमने देखा श्रमिक को कैसे हो रही है डियर फ्रेंड्स। अब उनको जब अनिश्चित रोजगार हो गया है उनका, जब ये लोग चाहते हैं नियुक्त लोग को ऑर्डर मिलता है तो उनको रख लेते हैं, और जब डियर फ्रेंड्स ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो उनको निकाल देते हैं, तो उनको रोज़गार ढूंढना पड़ता है और उनको और रियायतें भी नहीं दी जाती हैं, है ना। तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। कम पैसे में काम करवाया जाता है, जब ऑर्डर मिलता है तो रात दिन पता चले दोनों काम करवा रहे हैं, और जब ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं तो बेचारे बैठे हैं दिन भर के लिए। तो उसके न्याय संगत के लिए, न्याय संगत इस वैश्वीकरण को न्याय संगत बनाने के लिए सभी अवसरों का सृजन करेगा। यदि वैश्वीकरण न्याय संगत हो रहा है तो, और न्याय संगत वैश्वीकरण करेगा ही, ठीक है ना। यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों को सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। ये ना हो कि नहीं, जो बड़े हम देखते हैं जो बहुराष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको तो लाभ हो रहा है क्योंकि उनको दूसरे देश में व्यापार करने को मिल रहा है, खुलेआम जा रहे हैं, आ रहे हैं, उनका व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन छोटे उत्पादकों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सभी में इससे बड़े बड़े और बड़े हो रहे हैं, जो बड़े बड़े उत्पादक हैं, और जो छोटे उत्पादक हैं वो और गिर रहे हैं, जो श्रमिक लोग हैं वो और गिर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये न्याय संगत वैश्वीकरण ये सब करेगा कि सभी की बराबरी हिस्सेदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो, सभी को न्याय मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। आई होप फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट पे।